हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो का रिस्पांस था कि सर केमिस्ट्री का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली बायोलॉजी के लिए है। और बायोलॉजी आपके दिमाग में अच्छे से आती है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चों ने अब तक अपना अच्छा एक्सपीरियंस दिया है हमारे केमिस्ट्री को क्लास को लेकर। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी के कुछ फैक्टर्स की बात करें तो वो भी चीजें हमारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई। अगर हम बात करें आज की बायोलॉजी की क्लास की, तो जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जीव जनन कैसे करते हैं। अब कहोगे सर एक चैप्टर तो आप बताए नहीं, नियंत्रण और समन्वयन, तो जैसा सुना है कोविड की वजह से कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, है ना। उसके बाद आनुवांशिकता एवं जैव विकास, वो भी हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या याद करिए, आनुवंशिकता और जैव विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें जीव का विकास कैसे हुआ। तो आज की जो हमारी स्पेशली क्लास है वो मॉडल पेपर के लिए है, और हम लोग के बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर के जैसे ही पेपर आता है। तो अगर हम पिछले 5 से 10 सालों के मॉडल पेपर सॉल्व करें तो अच्छे से हम लोग की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आज की क्लास को देखा जाए तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी हमारा क्या है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का होता है खंड क, केमिस्ट्री की बात करें तो खंड ग, और अब हम आ गए बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए हम लोगों ने तीसरा खंड लिया, मतलब क्या, खंड ग। तो हो जाइए तैयार, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र आते ही चैप्टर का नाम याद आ रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब चैप्टर 3 आ गया। तो अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पक्का कि उल्टा हो गया, क्वेश्चन ही गलत है। आपसे पूछना चाहिए क्वेश्चन में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी ये तीनों मादा जनन तंत्र होते हैं। अब हमसे पूछा है, यहां पे पूछना चाहिए नर का जनन तंत्र, है ना। हमसे पूछना चाहिए इसको नर का जनन तंत्र, तो उस केस में हम लोग लेते क्या, शुक्रवाहिनी। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में लग रहा है एग्जामिनर भूल गया। तो हम लोग जानते हैं कि मादा जनन तंत्र का भाग है कौन, अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी। एक ही नहीं है कौन, शुक्रवाहिका नहीं है। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत, ये चीज मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। ओके बेटा, आगे चले। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा। अब मेरे बच्चे जानते हैं ऐसी ऊर्जा जो मरे हुए सड़े गले अवशेषों से प्राप्त होती है, जो आज से लगभग हजारों करोड़ों साल पहले पैदा हुए, पैदा क्या हुए, मर गए, भर गए, उन्हीं से बनी। तो उन्हीं को कहते हैं क्या, जीवाश्म ऊर्जा। जैसे कौन, कोयला। अगर एक और नाम याद रखना है तो रखिएगा पेट्रोलियम। यही वो है जो जीवाश्म ऊर्जा निर्धारित करते हैं। तो कौन, कोयला और पेट्रोलियम। जल्दी से दोनों बहुविकल्पी को कॉपी कर लीजिए बेटा। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। ओके, आगे बढ़े।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पवन चक्कियों का उपयोग किन किन कार्यों में करने में होता है? यांत्रिक ऊर्जा कार्य में, रासायनिक कार्य में, दोनों कार्य में, कोई नहीं। याद करिए, पवन चक्की देखा होगा कि एक शहर है जिसको पवनों का शहर कहता है। कोई मेरा बच्चा बता सकता है कि किसको कहते हैं पवनों का शहर? पवनों के शहर के नाम से एक जाना जाता है जहां पे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जिसको कहा जाता है पवन चक्कियां। इन पवन चक्कियों के चलने पर बहुत ही अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों। तो याद रखिएगा क्या, दोनों। फिर तीसरा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते। देखिए अगर इसको इंग्लिश में समझाएं तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है उन्हें कहते क्या? जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन? जैव निम्नीकरण। ये हमारे 4 बहुविकल्पी थे और चारों के चारों हम लोग अच्छे से कर लिए। 4 नंबर हम लोग के हो गए तैयार। अब हम लोग बात करेंगे अपने अति लघु क्वेश्चन की, जो मुख्यतः फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु, क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 400 400। इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो। फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी करो, या फिर आप सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उप उत्पाद क्या है? उत्पाद मतलब जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो हमने क्या पाया कि औसतन कहा जाता है कि वे पोषण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, याद है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के कारण अगर पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ऐसे को ही कहा जाता है क्या? स्वपोषी पोषण। जैसे अगर हम लोगों ने याद रखा था तो एक समीकरण बता रहे प्रकाश संश्लेषण का, याद कर लीजिए। CO2 H2O क्या बना भाई? सूर्य का प्रकाश। और क्या बना नीचे? क्लोरोफिल। अब इसके द्वारा वो क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकलेगी और इसके साथ ही साथ जल की कुछ मात्रा निकलेगी। आइए इसको करते हैं बैलेंस। 6 7
बैलेंस कर दो 6। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, बैलेंस। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं आपको, अगर आपके पास किताब है तो वहां चित्र दिया होगा, इसको आप देखकर भी बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इस चित्र को आप अपनी किताब से बना लीजिए, किताब में सबसे साफ चित्र दिया होगा, बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है। आगे कह रहे जैव निम्नीकरण पदार्थ का पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते। तो हमने पाया कि हमारी चारों तरफ दो पदार्थ है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो जल्दी सड़ गल जाते हैं और फिर खाद्य या अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो ऐसे नहीं होते, और ऐसे ना हो पाने के कारण वो क्या हो जाते, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। बताइए, आगे चले, चलिए नेक्स्ट। कायिक प्रवर्धन क्या है? अगर इंग्लिश में बात हो कायिक प्रवर्धन को, तो आपको याद होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोगों ने जब पाया तो वो मुख्यतः कई भागों में तोड़े गए। क्या तोड़ा गया बेटा? कई भागों में। जैसे कि अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, तो हम लोगों ने दो भाग देखे। एक भाग देखा प्राकृतिक, प्राकृतिक में ही याद करिए था क्या, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। आपको याद आएगा एक पत्ती में ब्रायोफिलम। और अगर हम बात करें कृत्रिम, तो कृत्रिम में आपको बताए थे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग। इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में चीजों को कैटेगराइज करते हैं, और तोड़ने के बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार ये हमारे आपसे कह रहे हैं उदाहरण सहित करिए। अगर कायिक प्रवर्धन की बात करें तो हम लोगों ने याद रखा था कि पेड़ पौधों के उन वृद्धि क्षेत्र जहां से वो विकसित होते हैं, उन विकसित के द्वारा हम नए पदार्थों की उत्पत्ति का क्या करें, नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ऐसे को ही कहा जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन। बताइए, जैसे अगर बात होगी ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में मुख्यतः आम लिए थे। लेयरिंग तो याद करिए आप चमेली लिए थे, जिसको इंग्लिश में जैस्मिन कहते हैं। कटिंग में हम लोग सबसे मोस्ट पॉपुलर गुलाब लिए थे। इस लाइन में कोई दिक्कत? ये बात सबको समझ में आ रही तो यस सर मैं आंसर दीजिए। क्लियर बेटा? आगे चले नेक्स्ट। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन करिए। अगर आपको याद होगा तो मादा जनन तंत्र का जो भाग होता है वो लगभग आपकी किताब में कुछ ऐसे दिया होगा, जिसमें मुख्यतः हम लोग पाए थे अंडाणु, अंडाशय, गर्भाशय, योनि और ग्रीवा। इन सभी भागों को हम 2 से 3 बार अपनी वीडियो में बनवाए हैं, जिसमें आपको याद होगा नर का जनन तंत्र और मादा का जनन तंत्र। नर के जनन तंत्र में 4 महत्वपूर्ण भाग थे, वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और मूत्रमार्ग।
उसी तरह मादा जनन तंत्र के 4 महत्वपूर्ण भाग है। अंडाशय, याद करिए, अंडाशय, योनि, गर्भाशय और ग्रीवा। ओके, नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अगर बच्चों हम लिंग निर्धारण की बात करें तो जो लिंग निर्धारण होता है वो मुख्यतः पुरुष मतलब पिता, मतलब जिसके अंदर XY गुणसूत्र होता है उस पे ही निर्भर करता है। मादा के जनन गुणसूत्र पर यह निर्भर नहीं करता, लेकिन पिटाता कौन है? मादा पिटाती है। लेकिन लड़का या लड़की होने की पॉसिबिलिटी हम पाते हैं किसको? पिता को। क्योंकि अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करें तो बेसिकली जो मादा का लिंग गुणसूत्र होता है उसमें XX ही होता है। पिता का जो गुणसूत्र होता है, नर का गुणसूत्र होता है, उसमें XY होता है। तो यही पॉसिबिलिटी लाई जाती है क्या? नर और मादा के गुणसूत्र को। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, हमने पाया 2 चीजें, एक नर एक मादा। नर में XY गुणसूत्र, मादा में XX गुणसूत्र। हम मान लेते हैं कि बेसिकली ये जो X है, यहां से एक X ले लो, यहां से फिर एक X ले लो, यहां से फिर एक X ले लो। अब यहां से Y को लेना, यहां से X को, यहां से फिर Y को लेना, यहां से X को। तो अब जब X X है तो ये दोनों समान, मतलब लड़की, ये XY तो क्या? लड़का। मतलब 50% संभावना जो है वो लड़का होगी और 50% संभावना जो लड़की होगी। ईटा पत्थर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, या तो 50% क्या होगी? लड़की, और या तो 50% क्या होगा? लड़का। ओके, एक और टॉपिक है जीवाश्म क्या है, वह जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते। तो हम लोगों ने पाया था कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पृथ्वी के भूगर्भ में दबकर सड़ गलकर मर गए। इसी अवस्था को ही कहते हैं क्या? जीवाश्म। ये वो अवशेष होते हैं जो मुख्यतः रूप से पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं और भूगर्भ में पाए जाने के उपरांत बनते हैं। जैव विकास के आधार पर यह हमें पता चलता है कि पहले जीव कैसे था। जैसे अगर हम बात करें कुछ जीवाश्मों की, तो मेरे बच्चों को याद होगा कि जैव विकास के क्रम में हमने कुछ जीवाश्म पाए। जैसे आपको नाम होगा आमोनाइट। आमोनाइट एक अकशेरुकी जीव का जीवाश्म है। तो इसके आधार पर हमें पता चला कि पहले जो जीव था वो अकशेरुकी था। अब अकशेरुकी से कशेरुकी जीव का हुआ, तो ये कैसे? ये है जैव विकास। एक नाम और सुना होगा, नाइटिया, मछली जिसका, ये मछली जीव का जीवाश्म है। उसी तरह आपने सुना होगा राजासौरस। राजासौरस कौन है भाई? डायनासोर। फिर आपने नाम सुना होगा, याद करिए, नाइटिया, आमोनाइट, राजासौरस, और चौथा जो आपका है ट्राइलोबाइट। ये भी तुम्हारा अकशेरुकी जीव का। तो इसके आधार पर हम पाएंगे कि जो जीवों का विकास हुआ है वो पुराने जीवों के आधार पर ही हम पाए हैं, जो आज हमारे पास नए जीव बने हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं
अपने फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग में। क्या है भाई फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग? मानव का पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। याद करिए चैप्टर नंबर 1। तो आपको याद होगा कि जो हमारे शरीर का पाचन तंत्र है वो लगभग कुछ ऐसे वगैरह दिख रहा था। मेरा थोड़ा रफली फिगर है, याद करो, कुछ ऐसे बना हुआ था, ऐसे। गंदा लग रहा है ना, हमको भी गंदा लग रहा है। आप अपना किताब ओपन करिए, जय प्रक्रम चैप्टर, वहां से ओपन करिए, जो हो क्या है पाचन तंत्र। उस पाचन तंत्र से उसका चित्र बनाइए। उसके बाद कह रहे कि आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रियाओं का वर्णन करिए। तो आपको बताया गया कि पहले जो हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण होता है वो मुख्य रूप से आमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। और जब 3 से 4 घंटे वो कहां रहता है? आमाशय में। तो उसके बाद वो शरीर में जाकर क्या होता है? पचता है। और पचने के उपरांत ही याद करिए, पचने के उपरांत ही फिर भोजन की आवश्यकता होती है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा, क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहते हैं, भोजन का पाचन कहां होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत। कि छोटी आंत में ही भोजन का औसतन क्या होता है? पाचन होता है। ओके, कॉपी कर लीजिए बच्चा। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करिए, फास्ट फास्ट। हो गया? हो गया बेटा? आगे चले। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो अगर परिवहन की बात करें तो 2 चीजें आती हैं। एक आता है भोजन और दूसरा आता है जल। जल के साथ याद रखिएगा खनिज लवण। और अगर भोजन के साथ बात करेंगे कुछ हानिकारक पदार्थ। ये दोनों ही हमारे शरीर में क्या होती हैं? बनती है और हमारे शरीर से बाहर जाती हैं। पादपों के केस में अगर भोजन की बात करें तो याद रखिएगा एक नाम फ्लोएम वाहिका। और अगर जल और खनिज लवण की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा क्या? जाइलम वाहिका। मतलब पादपों में जल एवं खनिज लवण जो मुख्य रूप से जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं भाई? जाइलम और फ्लोएम। ओके बच्चा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वो एक भाग से दूसरे भाग में क्या होते हैं? जाते हैं पौधों की। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया? फिर कह रहा है पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। परिवहन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के भोजन, जल, पानी को लाने और ले जाने की क्रिया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास हमारे बच्चों को बहुत अच्छे आई होगी। यहां से बायोलॉजी हमारा फिनिश्ड और हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़ लिया। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।